सवाल बहुत बड़ा यह है कि संविधान की कोई बात नहीं करता, कानून की कोई बात नहीं करता, देश की कोई बात नहीं करता, हम भारत के लोग की कोई बात नहीं करता। अगर बात हो रही है तो हिजाब की, अगर बात हो रही है नकाब की, अगर बात हो रही है बुर्के की, कोई राष्ट्र के धर्म की बात नहीं कर रहा। सबके अपने अपने धर्म हैं, सबके अपने अपने मर्म हैं, सबके अपनी अपनी जबान है। और अगर जबान है तो इसमें फायदा उठाने की कोशिश कौन कर रहा है? कौन ऐसा है जो हिजाब विवाद को बार बार हवा दिए जा रहा है? यासिर जिलानी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, दीपक झा कांग्रेस के नेता, मुजफ्फर खान समाजवादी पार्टी के नेता, अश्विनी दुबे आप संविधान के जानकार हैं, अरविंद मोहन जी कंसल्टिंग एडिटर इंडिया न्यूज मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। डिबेट को मैं ओपन कर देता हूं। मुजफ्फर खान जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, एक ऐसे वक्त में जबकि मुल्क का सोशल फैब्रिक यानी सामाजिक ताना बाना ठीक करने की जरूरत है, तो आपकी नेता समाजवादी पार्टी के नेता रुबीना खान ये कह रही हैं अगर हिजाब पर हाथ डाला तो हाथ काट लेंगे। क्यों माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? अरे शांति की बात कीजिए ना, हाथ काटने की बात क्यों करने लगे? मुजफ्फर खान जी। चलिए, मुजफ्फर खान तक मेरी आवाज नहीं जा पा रही है। मैं यासिर जिलानी के पास में चलता हूं, सीधे यासिर जिलानी जी को कनेक्ट किया जाए। यासिर जी, उडुपी, मुर्शिदाबाद, जौनपुर, विशाखापट्टनम, मालेगांव, मुलुंड, कोलकाता, चेन्नई, जम्मू, अलीगढ़, हैदराबाद, हिजाब के नाम की आग कितनी भड़केगी? देखिए, मुझे लगता है कि जो विचारधारा, जो विपक्ष सो रहा था, उसको कहीं ना कहीं एक ऐसा मुद्दा दिख रहा है हो गया कंधा मुस्लिम ख्वातीन के कंधों के सहारे वो विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहता है। कितनी शर्म की बात है कि इसमें पन्नू जैसा आतंकवादी आ गया सामने। इमरान खान, जो आज तक जिसके मुल्क में भारत से गए हुए लोगों को मुहाजिर कहा जाता है, बलूचिस्तान, पाटा और तमाम जो उसके इलाके हैं उसमें क्या हालात है खुद वहां के रहने वाले मुसलमानों के, लेकिन इमरान खान भी हिजाब पे बोल रहा है। आप अंदाजा लगा लें कि किस तरीके से, और अभी जिस महिला खातून को आप दिखा रहे थे हिजाब के को लेके बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, बड़ा मुश्किल उन्होंने अपने ऊपर एक दुपट्टा ओढ़ लिया था। मैं उनपे कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं पर्टिकुलर, लेकिन किस तरीके से भड़काने का खेल खेला जा रहा है। ओवैसी साहब, जिस दिन से हिजाब उडुपी के सामने आया है, उस दिन से ओवैसी साहब को ऐसा लग रहा है कि उनके हाथ में पता नहीं कौन सा तिलस्म लग गया कि उससे वो उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के हिंदी पट्टी के मुसलमानों को भड़काने का काम, और अपने आप उनकी बातों में कितनी खतरनाक मैसेज है। उन्हीं के मैसेज के सहारे मुझे लगता है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के सदस्य लोग हैं वो बार बार भारत के ऊपर टिप्पणी करने की कोशिश कर रहे हैं। यासिर भाई, आप बहुत चिंतित हैं। यासिर भाई, आप बहुत चिंतित हैं, और आपसे कम चिंता मुझे भी नहीं है। मुझे देश की फिक्र है, मुझे सामाजिक ताने बाने की फिक्र है। लेकिन चक्कर क्या है ना यासिर भाई, कि देश के कानून का पालन कराने की जिम्मेदारी आपकी है। कर्नाटक में सरकार आपकी है, यूपी में सरकार आपकी है, केंद्र में सरकार आपकी है, और आप ही की सरकार के न जाने कितने मंत्री हैं। मैं कर्नाटक की बात कर रहा हूं, न जाने कितने मंत्री हैं, न जाने कितने विधायक हैं जो आज की तारीख में ये कह रहे हैं कि वो लोग जो हिजाब के नाम पर विवाद पैदा कर रहे हैं। हमें पहले से पता था कि ये कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े हैं, ये सीएफआई और पीएफआई से जुड़े हुए हैं, वो संगठन जो देशद्रोही काम करते हैं। अगर ये पता ही था, डाल दीजिए ना जेल में, ठूसिए जेल में इन्हें, अगर ऐसा लगता है तो। क्यों इन्हें छुट्टा छोड़ा हुआ है फिर आप लोगों ने? कर्नाटक का मैटर जेल में डालिए इन्हें। आप भी जानते हैं, लेकिन जो भी देश के खिलाफ, देश के सौहार्द को बिगाड़ने का माहौल बनाने की कोशिश करेगा, हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में फर्क डालने की कोशिश करेगा, उसकी जगह जेल होगी। आप लोग जान, ये आप समझ लें। मुजफ्फर खान समाजवादी पार्टी के नेता भी मेरे साथ में हैं। ठीक है यासिर भाई, लोगों को बरगला रहे हैं, वो जेल पहुंचे। ठीक है यासिर भाई, मुजफ्फर खान समाजवादी पार्टी के नेता भी मेरे साथ में हैं। मुजफ्फर खान जी, कन्नौज में और बाकी जगह जब अखिलेश यादव से ये कहा गया कि हिजाब के नाम पर आप कोई जवाब क्यों नहीं देते, तो एकदम चुप्पी साध ली, एकदम जबान सिल गई। लेकिन वहीं समाजवादी पार्टी की नेता है रुबीना खान, कहती हैं अगर हिजाब खींचने की कोशिश करोगे ना, मैं रजिया सुल्तान बन जाऊंगी, मैं झांसी की रानी बन जाऊंगी, हाथ काट लूंगी, आग लगा दूंगी, खून खराबा कर दूंगी। ये हिजाब के नाम की लड़ाई आप लोग कितना फायदा उठाने की कोशिश करेंगे? देखिए राशिद साहब, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हिजाब की आड़ में चुनाव जीतना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। देश के अंदर और खास तौर से उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ से ज्यादा नौजवान खाली घूम रहे हैं, तो इनके पास कहने के लिए तो कुछ है नहीं। अभी 5 राज्यों में चुनाव है,
ये वही लोग हैं जो लड़की अगर कोई कपड़े पहन के निकलती थी, हमारी बहन बेटी जो छोटे कपड़े पहन लेती थी, ये लोग उसके ऊपर टीका टिप्पणी करते थे, कमेंट किया करते अपना थे। जवाब नहीं की। कोई राष्ट्र के धर्म की बात नहीं कर रहा। सबके अपने अपने धर्म हैं, सबके अपने अपने मर्म हैं, सबके अपनी अपनी जबान है। और अगर जबान है तो इसमें फायदा उठाने की कोशिश कौन कर रहा है? कौन ऐसा है जो हिजाब विवाद को बार बार हवा दिए जा रहा है? यासिर जिलानी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, दीपक झा कांग्रेस के नेता, मुजफ्फर खान समाजवादी पार्टी के नेता, अश्विनी दुबे आप संविधान के जानकार हैं, अरविंद मोहन जी कंसल्टिंग एडिटर इंडिया न्यूज मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। डिबेट को मैं ओपन कर देता हूं। मुजफ्फर खान जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, एक ऐसे वक्त में जबकि मुल्क का सोशल फैब्रिक यानी सामाजिक ताना बाना ठीक करने की जरूरत है, तो आपकी नेता समाजवादी पार्टी की नेता रुबीना खान ये कह रही हैं अगर हिजाब पर हाथ डाला तो हाथ काट लेंगे। क्यों माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? अरे शांति की बात कीजिए ना, हाथ काटने की बात क्यों करने लगे? मुजफ्फर खान जी। चलिए, मुजफ्फर खान तक मेरी आवाज नहीं जा पा रही है। मैं यासिर जिलानी के पास में चलता हूं, सीधे यासिर जिलानी जी को कनेक्ट किया जाए। यासिर जी, उडुपी, मुर्शिदाबाद, जौनपुर, विशाखापट्टनम, मालेगांव, मुलुंड, कोलकाता, चेन्नई, जम्मू, अलीगढ़, हैदराबाद, हिजाब के नाम की आग कितनी भड़केगी? देखिए, मुझे लगता है कि जो विचारधारा, जो विपक्ष सो रहा था, उसको कहीं ना कहीं एक ऐसा मुद्दा दिख रहा है। हो गया कंधा मुस्लिम ख्वातीन के कंधों के सहारे वो विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहता है। कितनी शर्म की बात है कि इसमें पन्नू जैसा आतंकवादी आ गया सामने। इमरान खान, जो आज तक जिसके मुल्क में भारत से गए हुए लोगों को मुहाजिर कहा जाता है, बलूचिस्तान, पाटा और तमाम जो उसके इलाके हैं उसमें क्या हालात है खुद वहां के रहने वाले मुसलमानों के, लेकिन इमरान खान भी हिजाब पे बोल रहा है। आप अंदाजा लगा ले कि किस तरीके से, और अभी जिस महिला खातून को आप दिखा रहे थे हिजाब के को लेके बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, बड़ा बमुश्किल उन्होंने अपने ऊपर एक दुपट्टा ओढ़ लिया था। मैं उनपे कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं पर्टिकुलर, लेकिन किस तरीके से भड़काने का खेल खेला जा रहा है। ओवैसी साहब, जिस दिन से हिजाब उडुपी के सामने आया है, उस दिन से ओवैसी साहब को ऐसा लग रहा है कि उनके हाथ में पता नहीं कौन सा तिलस्म लग गया कि उससे वो उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के हिंदी पट्टी के मुसलमानों को भड़काने का काम, और अपने आप उनकी बातों में कितनी खतरनाक मैसेज है। उन्हीं के मैसेज के सहारे मुझे लगता है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के सदस्य लोग हैं वो बार बार भारत के ऊपर टिप्पणी करने की कोशिश कर रहे हैं। यासिर भाई, आप बहुत चिंतित हैं। यासिर भाई, आप बहुत चिंतित हैं और आपसे कम चिंता मुझे भी नहीं है। मुझे देश की फिक्र है, मुझे सामाजिक ताने बाने की फिक्र है। लेकिन चक्कर क्या है ना यासिर भाई, कि देश के कानून का पालन कराने की जिम्मेदारी आपकी है। कर्नाटक में सरकार आपकी है, यूपी में सरकार आपकी है, केंद्र में सरकार आपकी है, और आप ही की सरकार के न जाने कितने मंत्री हैं। मैं कर्नाटक की बात कर रहा हूं। न जाने कितने मंत्री हैं, न जाने कितने विधायक हैं जो आज की तारीख में ये कह रहे हैं कि वो लोग जो हिजाब के नाम पर विवाद पैदा कर रहे हैं, हमें पहले से पता था कि ये कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े हैं, ये सीएफआई और पीएफआई से जुड़े हुए हैं, वो संगठन जो देशद्रोही काम करते हैं। अगर ये पता ही था, डाल दीजिए ना जेल में, ठूसिए जेल में इन्हें। अगर ऐसा लगता है तो क्यों इन्हें छुट्टा छोड़ा हुआ है फिर आप लोगों ने? कर्नाटक का मैटर जेल में डालिए इन्हें। आप भी जानते हैं, लेकिन जो भी देश के खिलाफ, देश के सौहार्द को बिगाड़ने का माहौल बनाने की कोशिश करेगा, हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में फर्क डालने की कोशिश करेगा, उसकी जगह जेल होगी। आप लोग जाएं। ये आप समझ लीजिए, मुजफ्फर खान समाजवादी पार्टी के नेता भी मेरे साथ में हैं। ठीक है यासिर भाई, लोगों को बरगला रहे हैं, वो जेल पहुंचेंगे। ठीक है यासिर भाई, मुजफ्फर खान समाजवादी पार्टी के नेता भी मेरे साथ में हैं। मुजफ्फर खान जी, कन्नौज में और बाकी जगह जब अखिलेश यादव से ये कहा गया कि हिजाब के नाम पर आप कोई जवाब क्यों नहीं देते, तो एकदम चुप्पी साध ली, एकदम जबान सिल गई। लेकिन वहीं समाजवादी पार्टी की नेता है रुबीना खान, कहती हैं अगर हिजाब खींचने की कोशिश करोगे ना, मैं रजिया सुल्तान बन जाऊंगी, मैं झांसी की रानी बन जाऊंगी, हाथ काट लूंगी, आग लगा दूंगी, खून खराबा कर दूंगी। ये हिजाब के नाम की लड़ाई आप लोग कितना फायदा उठाने की कोशिश करेंगे? देखिए राशिद साहब, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हिजाब की आड़ में चुनाव जीतना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। देश के अंदर और खास तौर से उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ से ज्यादा नौजवान खाली घूम रहे हैं, तो इनके पास कहने के लिए तो कुछ है नहीं। अभी 5 राज्यों में चुनाव है,
ये वही लोग हैं जो लड़की अगर कोई कपड़े पहन के निकलती थी, हमारी बहन बेटी जो छोटे कपड़े पहन लेती थी, ये लोग उसके ऊपर टीका टिप्पणी करते थे, कमेंट किया करते आपने थे। जवाब नहीं दिया, आपने अभी तक जवाब नहीं दिया। ये वही लोग हैं। मेरा मैं वही सवाल कह रहा बिल्कुल हूं। सीधा है मैं वही कह मुजफ्फर रहा खान जी, हूं। मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है। क्यों बनने चली हैं आपकी नेता रजिया सुल्तान? क्यों बनने चली हैं झांसी की रानी? अरे ठीक कीजिए ना मुल्क का माहौल, कोई खराब कर रहा है तो आप ही ठीक कर दीजिए। रजिया सुल्तान को झांसी की रानी बनने की जरूरत नहीं है। अभी 10 मार्च को उत्तर प्रदेश से बीजेपी का पलायन होने जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूं ये बात पूरे कॉन्फिडेंट के साथ। जमीन पे भारतीय जनता पार्टी कहीं दिख ही नहीं रही। अब क्योंकि इन्होंने कोई काम किया नहीं है, इसलिए ये बुरखे की आड़ में चुनाव जीतना चाहते हैं भाजपा। आप लोगों के मुकाबले कानून और संविधान की जानकारी मेरी कम है, लेकिन 4 जानकारियां मेरे पास में है। आप ये बताइएगा मैं ठीक हूं या नहीं। संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) अभिव्यक्ति की आजादी देता है। संविधान का अनुच्छेद 19(2) सरकार अभिव्यक्ति की आजादी पर तार्किक पाबंदियां लगा सकती है। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक आजादी के मौलिक अधिकार का पूरा सिस्टम इसमें दिया गया है। वहीं अनुच्छेद 25 से यह कहता है कि अगर राज्य को यह लगता है कि माहौल खराब हो रहा है तो फिर धार्मिक आजादी पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। क्या ये माने कि आजादी आपकी अनलिमिटेड नहीं है? आजादी के नाम पर अगर मुल्क का माहौल आप खराब करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप भी क्रिमिनल ऑफेंस कर रहे हैं। बिल्कुल राशिद भाई, बहुत आपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बताए वो वेल इन प्लेस है और एग्जैक्टली वही है। और यही समय समय पर 1950 से लेकर चाहे शिरूर मठ का केस हो और चाहे अब तक चाहे फातिमा का केस हो, केरल हाईकोर्ट का 2018 की जजमेंट, तब तक इसी बात को प्रोपोगेट करने के लिए, प्रोफेस करने के लिए और इसी बात को लेकर के एग्जैक्टली जो जुडिशियल बॉडीज हैं वो आई हैं। सवाल राशिद भाई यहाँ मैं 2 बातें समझता हूं। ये विवाद रिलीजियस अटायर पहनने का नहीं है, ये विवाद हिजाब वर्सेस यूनिफॉर्म है, कॉमन ड्रेस कोड। अगर स्टेट गवर्नमेंट अपनी एम्बेट में कर्नाटका एजुकेशन एक्ट 1983 जो वेल इन प्लेस है, जैसा आपने भी कहा कि सरकार रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, निश्चित तौर पर उसी रिस्ट्रिक्शन को और उसी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को एक्सरसाइज करते हुए कर्नाटक स्टेट ने लॉ बनाया। क्या बनाया? कर्नाटका एजुकेशन एक्ट, जिसमें उन्होंने यूनिफॉर्मिटी को प्रमोट करने के लिए, नेशनल इंटीग्रिटी को, फ्रेटर्निटी को, डिग्निटी को और नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करने के लिए कॉमन ड्रेस कोड बनाया। और वो कॉमन ड्रेस कोड वेल इन प्लेस है, तो बजाय उसको पहन के जाने के और नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एलिजियंस शो करने के इस बात का विवाद बढ़ाना और पूरे देश में लेकर आना, मैं समझता हूँ कि कंट्री को डीस्टेबलाइज करने की कोशिश। दूसरा, अभी इमरान खान की आपने बात की। ठीक, इमरान खान जैसे लोग, जब आप कहेंगे मैं बंद कर दूंगा। इमरान खान जैसे लोग जो जिनके अपनी कंट्री में खुद वो नहीं समझ रहे, वो देश के इंटरनल मामलों में जो है हस्तक्षेप दे रहे हैं। सवाल यह है रुद्राक्ष पहनना, सवाल यह है कि रिलीजियस अटायर पहनना, सवाल यह है कि ये रिलीजियस अटायर पहन के ऐसे प्लेसेस में क्यों जाना जहां नेशनल इंटीग्रिटी की बात हो रही है। ये मेरा सवाल है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप अश्विनी दुबे जी। और मेरे ख्याल से दीपक झा भी यहां पर बैठ करके सुन रहे होंगे। दीपक जी, दीपक भाई जी, देश में अगर मैं एक सवाल पूछूं कि धर्म बड़ा है या देश, तो आपका क्या जवाब होगा? हिजाब बड़ा है या देश, तो आपका क्या जवाब होगा? बिकिनी बड़ी है या देश, तो आपका क्या जवाब होगा? आंचल बड़ा है या देश, आपका क्या जवाब होगा? घूंघट बड़ा है या देश, आपका क्या जवाब होगा? उर्दुस्तान बड़ा है या देश, आपका क्या जवाब होगा? इमरान बड़ा है या देश, आपका क्या जवाब होगा? फवाद हुसैन बड़े हैं या देश, आपका क्या जवाब होगा? पन्नू जैसे अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र करने वाले लोग ये बड़े हैं या देश? जी, मैं जवाब दूं राशिद भाई? प्लीज। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि, इन सब ये सबसे बढ़ के पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में ये सबसे बड़े हैं। जननी मतलब होता है माँ, और जन्मभूमि जिसपे हमने जन्म लिया है भारत माता। कोई हिंदुस्तान में जन्म लेता है, कोई अमेरिका में जन्म लेता है, कोई इंग्लैंड में जन्म लेता है, तो जिसकी जो मातृभूमि है उसके लिए वो निष्ठावान होना चाहिए। तो हमारी मातृभूमि है भारत माता, तो हमारे लिए भारत माता सर्वोपरि है, देश सर्वोपरि है। इसके बाद आता है धर्म। आपको इस देश ने आजादी दी है कि आप कपड़े पहने, आप गंगा किनारे बैठे, आप समुद्र के किनारे बैठे। इस देश के संविधान ने, इस देश के कानून ने आपको आजादी दी है। लेकिन भाजपा ने मुसलमानों का दोहन करने का काम किया है, मुसलमानों को बरगलाने का काम किया है। चुनाव आता है तो एक तरफ लिंचिंग आ जाता है, चुनाव आता है तो एक तरफ
रोहिंग्या जिनको याद आते हैं, ठीक है। चुनाव आता है तो इनको गाय और गंगा याद आ जाती है, चुनाव आता है तो हिजाब और बुर्का इनको याद आ जाता है। देखिए दुर्भाग्य की क्या बात है। मुझे एक बात ये समझाइएगा दीपक जी, राशिद दीपक भाई जी, इनको दीपक जी, चुप रहे। अरे कोर्ट पे जनेऊ किसको याद आता है वो ठीक भी है, बताओ ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओवरलैप नहीं करेंगे, ओवरलैप नहीं करेंगे, हर कोई अपनी बात करेगा, ओवरलैप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। दीपक जी जल्दी अपनी बात पूरी करें आप। देखिए क्या है, भाजपा के लोगों की बीमारी होती है कि कोई बोल रहा हो अच्छी बात तो इनको हजम पर्सनल कमेंट छोड़िए, अपना फैक्ट बताइए। पर्सनल कमेंट नहीं, अपना फैक्ट बताइए। कोर्ट पे जनेऊ बता दो। कमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, इस देश में संविधान है, कानून है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबको एक समान चलना पड़ेगा। अगर प्रियंका गांधी ने कहा है कि महिलाओं की अच्छी बात की है, का सम्मान ये आपने करना अच्छी बात की चाहिए, है, तो सबको एक समान चलना पड़ेगा, यानी आप भी ये इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल। कांग्रेस नेता अगर मेरी डिबेट में ये इशारा करे कि फिर तो यूनिफॉर्म सिविल कोड एकदम ठीक चीज है, फिर तो उत्तराखंड के लिए जो ऐलान किया गया एकदम ठीक है, एकदम सही आपने कहा। दीपक झा बड़ी तारीफ करूंगा, एक कांग्रेस नेता ने कहा कि देश के कानून के हिसाब से हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हर किसी को चलना जरूरी है, एकदम ठीक कहा आपने, बहुत तारीफ करूंगा आपका, आपकी। पड़ेगा। लेकिन राशिद भाई दूसरी बात मैं आपको यहाँ ये भी बोलूंगा, स्कूल में स्कूल की ड्रेस पहनना पड़ेगा, चाहे मैं हिंदू हूँ चाहे आप मुसलमान हो, हमें स्कूल का यूनिफॉर्म को पालन करना पड़ेगा। लेकिन जब बात आती है दीपक भाई, लेकिन आपको पता है दीपक भाई, मेरे हाथ में सुनिए ना, मेरे हाथ में इतना पोथा है, जानते हैं इस पोथे में क्या है? हालांकि मैं क्रॉस चेक भी करा रहा हूं, मैं क्रॉस चेक भी करा रहा हूं कि फैक्चुअली ये ठीक है या फिर नहीं, लेकिन मेरे हाथ में एक रिसर्च आई है जिसमें यह पता चला है कि जितने भी लोग कर्नाटक में हिजाब के नाम पर विवाद कर रहे हैं ना, इन्होंने अक्टूबर-नवंबर 2021 में अपना ट्विटर अकाउंट बनाया और उसके बाद देश विरोधी चीजें ये बताने लगे। इन्हें हिजाब के नाम पर दिक्कत होने लगी, इन्हें बाकी हिंदू मुसलमान के नाम पर दिक्कत होने लगी। क्यों ना ये माना जाए कि ये षड्यंत्र किया जा रहा है? सीधे चलते हैं अरविंद मोहन जी के पास। अरविंद जी, बिल्कुल अरविंद जी, बिना आग के धुआं नहीं होता, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। अरविंद जी, बिना आग के धुआं नहीं होता, अरविंद जी, बिना आग के धुआं नहीं होता। पूरी दुनिया में कई ऐसे मुसलमान मुल्क हैं, कोसोवो, अजरबैजान, ट्यूनीशिया, टर्की, सीरिया, मिस्र, इंडोनेशिया, मलेशिया, मोरक्को, ब्रुनाई, मालदीव, सोमालिया। सुनिए, इतने मुल्क हैं अरविंद मोहन जी, इतने मुल्क हैं जहां पर कहीं हिजाब कहीं पर हिजाब बैन है, कहीं पर अनिवार्य नहीं है। फिर भारत में अगर इतना तमाशा किया जा रहा है कि क्या ये माना जाए कि कोई ना कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी चल रही है? देखिए, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी क्या हो मालूम नहीं, लेकिन देश की कॉन्स्पिरेसी तो चल रही है और बहुत साफ दिखाई दे रहा है। हिजाब का मामला लड़कियों में, खासतौर से मुस्लिम लड़कियों में शिक्षा को बढ़ाएगा कि घटाएगा, ये मोटिव सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल से हिजाब अगर मसला बनता है और बैन होता है तो मुस्लिम लड़कियों की पढ़ाई कम होगी। आज एक्सप्रेस की रिपोर्ट बहुत अच्छे तरह से बता रही है कि किस तरह से मुस्लिम लड़कियों की पढ़ाई धीरे धीरे ऊपर आने लगी। काफी समय से लड़कियां निकल कर नहीं आ रही थी, अब आने लगी हैं, पढ़ने लगी। तो मोटिव पहले देखना चाहिए कि हिजाब का मोटिव आपके एजुकेशन को बढ़ाएगा कि घटाएगा। मोटिव नंबर 2 दूसरा ये देखना चाहिए कि हिजाब का ऑर्डर यूपी चुनाव या 5 राज्यों के चुनाव से कैसे मैच कर गया। मोटिव नंबर 3 मैं ये देखता हूं कि आज के तारीख में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला भी उठ गया और उससे भी ज्यादा बीजेपी कम बोल रही है, ओवैसी ज्यादा बोलने लगे और हम सब देखते हैं कि ओवैसी और बीजेपी की ट्यूनिंग क्या है। और मेरी चिंता मुख्य रूप से ये है कि जो दूसरे फेज का चुनाव है वो काफी सारा इलाका मुसलमानों के प्रधानता वाला है। यहाँ बीजेपी का परफॉर्मेंस कैसा होगा, पहले में कैसा हुआ, इन सब चीजों पे करने की जरूरत मुझे नहीं है और इसमें बीजेपी का परफॉर्मेंस हो सकता है खराब हो, लेकिन इसके बाद के चुनाव जो पोलराइज हो जाएंगे उत्तर प्रदेश के, तो मुझे जो मोटिव दिखाई दे रहा है वो लड़कियों को सुधारना और देश में एकता ले आना और सबको समान। उस दिन भी मैंने कहा था कि जिस जगह मुल्क में खाने में, पहनने में, इलाज में, शिक्षा में आपके लिए संभव नहीं है सबको शिक्षित करना, तो सबको ड्रेस पहनाना असंभव चीज है। तो असंभव टारगेट के लिए आप पहले चल रहे हैं, जो संभव वो। आपने मेरे डिबेट को अरविंद जी एक अलग एंगल दे दिया है, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधा
स्वास्थ्य की सुविधा दीजिए, ठीक बात सबको है। भोजन दीजिए, सबको आवास दीजिए, पहली जरूरत ये है। उसके बाद किसी को पुलिस का ड्रेस पहनाइए, किसी को डॉक्टर का ड्रेस पहनाइए, उसमें कोई अरविंद जी आपने मेरी डिबेट को एक एंगल दिया है और एंगल पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रुहेलखंड तक जा रहा है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में यासिर जिलानी, क्या हिजाब के नाम पर असदुद्दीन ओवैसी अगर इतने मुखर हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि अरविंद मोहन जी का जो आकलन होता है, मैं उस पर किसी तरह का कटाक्ष और टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन उन्हें ये हिजाबी प्रधानमंत्री पर तो टिप्पणी कीजिए। नहीं, मैं कर रहा हूं ना, मैं कर रहा हूं। उन्हीं की बातों को थोड़ा सा, जो वो कह रहे हैं कि वो जानते हैं कि उनका ओवैसी साहब का मोटिव क्या है और आने वाले थर्ड फेज और फोर्थ फेज में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, और पहले फेज में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां पे यही लोग कह रहे थे कि बहुत सारी सीटों पे मुस्लिम अक्सरियत का बड़ा असर है, अब फिर वही मुसलमान को ये टारगेट करके थर्ड फेज और फोर्थ फेज में भी पहुंच रहे हैं, जो आकलन करते हैं ये लोग। लेकिन मुझे लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में, मैं अपनी बात को यहां से दूसरी तरफ ले जाऊंगा, पूरे उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में विकास का बयार बहाया है, लोगों तक जो जन तक जो चीजें पहुंचाई हैं, जो वायदा किया था, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी ओवैसी और किसी इस तरह के कहने वाले लोगों पे भारतीय जनता पार्टी के विकास का कोई असर होगा। मुझे अच्छा तब लगता जब वो अरविंद मोहन जी ओवैसी को यहां से मैसेज देते कि वो मुसलमानों को क्यों हाशिए पे लेके जा रहे हैं, वो मुसलमान उन मुसलमानों को क्यों इसमें सम्मानित करना चाहते हैं जिनसे इन सारी चीजों से कोई लेना देना नहीं है। और आप भी जानते हैं राशिद भाई कि दीपक झा जो है ना, यासिर भाई आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप कहते हैं एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप। आप कहते हैं कि सभी को मुख्य धारा के साथ में जोड़ करके हम विकास के पैमाने पर बिल्कुल आगे लेकर के आना चाहते हैं। लेकिन दीपक भाई एक बात बताइएगा, यूपी में 3,84,00,000, एकदम एग्जैक्ट मेरे पास में फिगर है, सुनिएगा आप। यूपी में 3,84,83,967 यानी करीब 19.26% मुसलमान हैं। लेकिन इनकी हालत क्या है? 15 साल से ज्यादा उम्र के लगभग 71% मुसलमान अनपढ़ हैं या प्राइमरी तक की पढ़ाई की है। लगभग 41% मुसलमान पूरी तरह से अनपढ़ हैं। 48% मुसलमान यूपी में पूरी तरह से भूमिहीन हैं, न खेती है न मकान है। एक मुसलमान औसतन हर महीने में सिर्फ 752 रुपए खर्च करने की क्षमता रखता है। इस मुसलमान की बात नहीं होती। आप बात करेंगे तो हिजाब की करेंगे, आप बात करेंगे तो अशराफ और पसमानदा की करेंगे, आप बात करेंगे तो अपनी सहूलियत वाली करेंगे, आप हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, आप कामगार की बात नहीं करेंगे, आप मुसलमान को रोटी की बात नहीं करेंगे, आप हिजाब के नाम पर बिकिनी की बात करेंगे। चलिए ठीक है, बाकी तो बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, आप क्यों नहीं फोकस हो जाते? आप तो सही लाइन पर आ जाइए कि नहीं, हम नहीं करेंगे हिजाब की बात, हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ विकास की बात। जी देखिए राशिद भाई, आपने जो सवाल बोला है ना, बहुत ज्वलंत मुद्दा है। जो लोग सत्ता में बैठे हैं पिछले 30 साल में, आप देखिएगा पिछले 30 सालों से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में नहीं है, भाजपा मैक्सिमम टाइम उत्तर प्रदेश में राज किया है। सपा बसपा के 10 साल के अलावा भाजपा ने मैक्सिमम टाइम राज किया है। तो अब ये बताइए कि पिछले 5 सालों की हम बात कर लेते हैं, पिछले 7 सालों की बात कर लेते हैं, किस भारत की बात करते थे? कौन से भारत की बात करते थे? कौन सा नया न्यू इंडिया की बात करते थे? इस देश में मतभेद पैदा कर दो हिंदू मुसलमान के बीच में, मुसलमानों को लोग शक के नजरिए से देखे कि भाई मुसलमान है, हिजाब नहीं पहनेगा या अपने धर्म के लिए कट्टर है। अरे कट्टर सब होते हैं, लेकिन एक सामंजस्यता होती है, सबके अंदर सौहार्द होता है। मुसलमान मंदिर के लिए जगह दे देता है, हिंदू मस्जिद के लिए जगह दे देता है। ये हिंदुस्तान की परंपरा रही है, गंगा जमुना। लेकिन पिछले 7 सालों में इसका निर्मम गला घोट दिया गया है, भाईचारे का गला घोट दिया गया है कि आप इस देश में मुसलमान है तो आप दीपक झा, ये मत बोलिए कि मुसलमान का गला घोट दिया गया है। मेरी बात सुनिएगा, इसी हिंदुस्तान में मैं भी, मेरी बात सुनिए ना, इसी हिंदुस्तान में मैं राशिद हाशमी भी रहता हूँ, इसी हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश में मेरा पूरा परिवार रहता है, मेरा पूरा खानदान रहता है। हम बड़ा सुरक्षित महसूस करते हैं, हम बहुत ज्यादा बेहतर महसूस करते हैं। इसलिए ये मत कहिए कि गला घोट दिया गया, ये बिल्कुल भी कहने की जरूरत कतई नहीं है, बिल्कुल भी कहने की जरूरत नहीं है, नहीं है जरूरत। मुजफ्फर खान जी, मुजफ्फर खान जी, ठीक है, मुजफ्फर जी, में मुलविस करके जेल भेजा गया। मुसलमान वोट बैंक आपके लिए जरूरी है फिर मजबूरी?
कि मजबूरी में कुछ भी करने पर आ जाएंगे? राशिद साहब, अगर ये लोग हिजाब को हम आग देते ही सालों रहेंगे। में। हिजाब को आग कब तक देते रहेंगे आप लोग? अगर मुसलमान मुजफ्फर जी, सड़क पे निकल जाता है तो लोग कहते हैं, राशिद साहब, ये देखो, लोग मुजफ्फर जी, आपकी कानून जबान पर कब तक हिजाब रहेगा? हिजाब हिजाब के नाम की सियासत कब तक रहेगी? देखिए राशिद साहब, 99% से ज्यादा लोग देश के अंदर अमन पसंद हैं, और ये पहला चुनाव है कि जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान नहीं कर पाई। अभी बीजेपी का उत्तर प्रदेश से सफाया आप तो होने जा करते हैं रहा ना, है। आप तो करते हैं ना। योगी शाहीन बाग हो तो हिंदू नहीं, मुसलमान, आप- मुजफ्फर भाई अरे वो शाहीन भी बाग हो आप- तो हिंदू मुसलमान आप करते हैं। आजादी राशिद का नारा साहब, लगता है, राशिद हिंदू साहब। मुसलमान आप करते हैं। दिल्ली में दंगे होते हैं, हिंदू राशिद मुसलमान आप करते हैं। भगवा पर कोहराम होता है, हिंदू मुसलमान आप करते हैं। जिन्ना के नाम पर हिंदू साहब। मुसलमान आप करते हैं। ये क्या करेंगे आप लोग? है ना, देखिए है ना आप देखिए, लोग? अरे आप ही के नेता है ना ये रुबीना खान आप ही की नेता है ना। जुबान बोलने लगेंगे, कहती है राशिद कि भाई, रजिया सुल्तान बन आप- जाऊंगी, आप- हाथ काट लूंगी। आप इतने सीनियर सहाफी हैं, मैं आपकी दिल से कदर करता हूं। आप देखिए कर्नाटका के अंदर जिस तरह से उस मुस्कान लड़की को, अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, आपको बीजेपी एक एक करके मछली बाजार बिल्कुल भी नहीं। सुल्तान को मछली बाजार बिल्कुल भी नहीं। बनने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये बात तुष्टिकरण यासिर भाई, वाला डिबेट यासिर भाई, है। एक एक करके अगर बात करेंगे तो पहले ज्यादा अच्छा वक्तव्य में रहेगा। कहा कि एक एक करके अगर बात करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं मुजफ्फर बनना खान चाहिए बोलेंगे, कि वो मुसलमान है। मुजफ्फर खान ये है। बोलेंगे, मुजफ्फर खान बोलेंगे। नो, मुजफ्फर खान बोलिए। जी राशिद साहब, तो जो बात करते थे सबका साथ और सबके विकास की और सबके विश्वास की, आज प्रधानमंत्री खामोश हैं। मुस्कान को भाड़े के भारतीय जनता पार्टी के टट्टुओं ने जिस तरह से घेर लिया था, मैं पूछना चाहता हूं कि अगर वो मुसलमान ना होती, सिख होती, ईसाई होती, हिंदू होती, तब भी क्या प्रधानमंत्री खामोश रहते? प्रधानमंत्री खामोश रहे, और उस एक अकेली शेरनी ने ये बता नहीं, दिया नहीं। कि सुनिए ना। भाजपा के मुजफ्फर भाड़े भाई, के आप जिनका नाम ले टट्टुओं रहे हैं ना, इस मुल्क में ये हिजाब के नाम पर, हिजाब के नाम पर बवाल काटने वाली, मुझे बोलने दीजिए। हिजाब के नाम पर बवाल काटने वाले लोग ना, इन्हें भी फंड करने वाले बहुत से लोग हैं। आप जानते हैं इनके पीछे देखिए, कैंपस वही फ्रंट है ऑफ ना, इंडिया है। वही है। आप जानते हैं कि इनके राशिद पीछे साहब, पीएफआई है। आप ये जानते हैं मुजफ्फर जी? राशिद साहब, आपको आज की राशिद तारीख में साहब, ये कोई आजादी के सूरमा नहीं है। अगर हिजाब के नाम पर अल्लाह अकबर का नारा लगा करके माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे ना, ये भी मेरी नजर में ठीक नहीं है। ये भी मेरी कोई नजर में जय श्री ठीक राम बिल्कुल नहीं कहता है, है, सुनिए, क्योंकि मेरे लिए नहीं, सबसे पहले देश है, मेरे लिए सबसे पहले ये भारत मेरे है, देश की- मेरे लिए सबसे पहले यही तो हिंदुस्तान भारत है, की तहजीब मेरे लिए है। हिजाब बाद में है। आगे बढ़े यही- उससे पहले हेडलाइंस, यही भारत आगे की बढ़े उससे तस्वीर पहले है। हेडलाइंस। मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, अल्लामा इकबाल ने कहा है। लेकिन सवाल यह है कि शिक्षण संस्थाओं में सांप्रदायिकता का जहर कौन फैलाने का काम कर रहा है? कर्नाटक के उडुपी से ये आग भड़की। कर्नाटक के उडुपी से भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, नाम है रघुपति भट्ट। उनका यह कहना है कि 6 लड़कियां तो मासूम हैं, लेकिन इन्हें बरगलाने की कोशिश की गई। ये 6 लड़कियां, इन्हें कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ने अपनी साजिश का शिकार बनाया और इन्हें खास तौर से ट्रेनिंग दी गई है। बयान का इशारा क्या है, देखिए। See, CFI, see, they want a political gain in this. That is their political game. Unfortunately, our 6 girls and their parents are innocent, but they have been in their control. I don't know how or why. That is in the investigation. It will come. I already spoke it. No, they had a special training, all these things. मेरे डिबेट में मेरे एक मित्र हैं, नाम है दीपक झा। हालांकि वैचारिक मतभेद मेरा उनके साथ में हो सकता है, लेकिन बहुत पढ़ लिख करके बैठते हैं और बहुत ही तथ्यों के साथ में बातचीत करते हैं। धर्म के भी अच्छे जानकार हैं दीपक भाई। इसीलिए मेरा आपसे एक सवाल है, मुझे एक धर्म ग्रंथ बताइए, एक धर्म ग्रंथ। आप चाहे तो वेद बता दें, आप बाइबल बता दें, कुरान बता दें, पुराण बता दें, जिंदाविस्ता बता दें, त्रिपिटक बता दें, जहां पर यह लिखा हुआ है कि क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना है। और अगर आप नहीं बता पाते तो यह भी बताएं कि क्या प्रतीक चिन्ह धर्म का हिस्सा हो सकते हैं। देखिए, अब आपने बड़ी बात बोली है वेदों को, तो मैं शास्त्रों का श्लोक बोलूंगा एक। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अर्थ, हाँ, जहाँ नारियों का सम्मान है, नारियों का पूजा है, नारियों की आजादी, वहीं पे देवताओं का वास है। देवताओं का मतलब होता है आपके अल्लाह और हमारे भगवान, वहीं पे होता है, वहीं पे सुख समृद्धि और शांति होती है। तो वेदों में दीपक भाई ये तो समझिए ना। भाजपा का और आरएसएस दीपक का भाई सुनिए ना, है। ये आईएसआई वाले देखिए, षड्यंत्र कर रहे राशिद भाई, हैं, आपको पता है। सुन लीजिए ना, आईएसआई वाले
हिजाब रेफरेंडम के नाम से इन्होंने वेबसाइट भी शुरू कर दी है। आगे आइए, ईमानदार बनिए, आगे आइए क्या ना। काम है? कहिए पहले भारत मैं है, बोल रहा हूं। कोई हिजाब के नाम पर नहीं बोलेगा। राहुल गांधी नहीं बोलेंगे, सोनिया गांधी नहीं बोलेंगी, कपिल सिब्बल नहीं बोलेंगे, मनीष तिवारी नहीं बोलेंगे, G23 वाले भी नहीं बोलेंगे, नॉन G23 वाले भी नहीं बोलेंगे, प्रियंका गांधी भी नहीं बोलेंगी, क्योंकि ये देश के खिलाफ षड्यंत्र है। राशिद भाई आईएसआई का हिंदुस्तान में क्या काम है? नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, आईएस को बैन करिए ना। आप आईएस का यहाँ गुणगान क्यों करते हैं? हमारे देश का मुसलमान, हमारे देश का हिंदू क्या पहनेगा, क्या करेगा, हमारे देश का संविधान डिसाइड करेगा। ठीक है। भाजपा का हिंदुत्व नहीं, भाजपा की गुंडागर्दी रही। आरएसएस के से प्रयोगशाला इस देश को नहीं बनने दिया जाएगा। ये हमारे देश का। एक मिनट, एक एक करके। हाँ, बोलते रहे दीपक झा, बोलते रहे। मैं आपको बता रहा हूँ, इस देश का व्यक्ति, इस देश का हर व्यक्ति, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसको आजादी है अपने कपड़े के लिए, अपने ड्रेस के लिए। लेकिन भाजपा का हिंदुत्व जो है उसमें कहा जाता है आप हिंदू हो, आप मुसलमान हो तो मुसलमानों को ये नहीं पहनने देंगे। आप मुसलमानों को टारगेट क्यों करते हो? मैं भाजपा से सवाल करना अश्विनी जी, चाहता हूं। अश्विनी जी, मुसलमान आप गैर टारगेट छोड़ क्या? दीजिए। अश्विनी जी, मुझे ऐसा लगता है ना, यहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों को आईना दिखाने की जरूरत है आपको। अश्विनी भाई, दो चीजें हैं मेरी आपसे। मेरे हाथ में सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है और मैंने कहा ना कि आप लोगों के मुकाबले मैं ज्यादा ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन थोड़ा बहुत जो जानता हूं आपके सामने रख रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है मेरे हाथ में। ये रूलिंग कहती है, हिंदी तर्जुमा कर रहा हूं, एक मिनट, एक हिंदी तर्जुमा कर रहा हूं मैं। स्टेट के पास यानी राज्य के पास सामाजिक सुधार और समाज कल्याण के लिए कानून बनाने के अधिकार हैं, भले ही ये धार्मिक प्रथाओं में दखल हो। ये बात नेताओं को समझ में क्यों नहीं आती? और ऐसे नेता जो जहर उगलते हैं उनके खिलाफ हमारे कानून में स्ट्रिक्ट प्रावधान क्यों नहीं है? बिल्कुल राशिद भाई, वेल रिसर्च रात है इस टॉपिक पर, इस पे कोई शक नहीं है। आपने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनली भी आपने सारी चीजों को पढ़ा है। दो बातें समझने की जरूरत है। जो इसेंशियल रिलीजियस टेस्ट है, जिस टेस्ट को देश की सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर डिसाइड किया, और वो इसेंशियल रिलीजियस टेस्ट अगर किसी भी देश में हर व्यक्ति का, हर धर्म के पंथ के व्यक्ति का अगर पालन करने पे, जैसे वस्त्र पहनने का है, वो रिलीजियस प्लेसेस पर, ना कि वो प्लेसेस जो प्लेसेस कॉमन ब्रदरहुड को प्रमोट करते हो। पॉइंट नंबर 2, आपने जिस जजमेंट का हवाला दिया, उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट्स or the government has ample power to make any law for bringing uniformity, for bringing which will be in the interest of the society at large. Point number 3, सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल प्रेजेंट फतेहगढ़ वर्सेस राम मनोहर लोहिया, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पर राम मनोहर लोहिया जी के भी फॉलोअर्स हैं, 1960 में साफ तौर पर कहा कि पब्लिक ऑर्डर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द अदर ग्राउंड्स मेंशन्ड इन आर्टिकल 92 एंड टेकन एन एक्सक्लूसिव सेंस टू मीन पब्लिक पीस, सेफ्टी, ट्रैंक्विलिटी। और जो नेशनल इंटीग्रेशन की बात है उसकी बात कहा। अब आपने पहले ओपनिंग कमेंट में आर्टिकल 25 की बात की। आर्टिकल 25 ए निश्चित तौर पर सबको ये पावर देता है, खासतौर से किसको? गवर्नमेंट्स को, अथॉरिटीज को, कि वो जो है अपने यहाँ एक यूनिफॉर्मिटी के लिए, अपने यहाँ कंट्री को पैरामाउंट रखने के लिए या ब्रदरहुड के लिए, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए लॉ बनाए। अब दुनिया से हमारा देश संविधान जो है आयातीत है, कुछ हमने कहां से लिया, कुछ कहां से लिया। अब फ्रांस के कॉन्टेक्स्ट में आपने एक बड़ी मार्मिक बात कही कि दुनिया से अगर हम कॉम्पीट करने की बात कर रहे हैं तो हमें देखना चाहिए कि क्या भारत में ही सिर्फ हो रहा है या बाकी देशों में भी बुर्का या इस तरह के रिलीजियस अटायर को बैन किया गया। फ्रांस ने 2011 में लेजिस्लेशन ला करके कहा और साथ ही साथ बैन कर दिया, साफ तौर पर कहा कि किसी भी तरह से स्कूल्स में, पब्लिक प्लेसेस में, नौकरी के प्लेसेस में, गवर्नमेंट प्लेसेस में इस तरह के रिलीजियस अटायर नहीं करेंगे। स्विट्जरलैंड ने 2021 में साफ तौर पर कहा, जो यूरोपियन नेशंस ने निकाब 2021 में बैन किया और वहां पर जुर्माना लगाया। डेनमार्क ने 2018 में किया, उसके नीदरलैंड ने, ऑस्ट्रिया ने और वेरी रिसेंटली अश्विनी भाई जितनी चीजें बता रहे हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये उन लोगों के लिए आईना है जो देश के इश्यूज में कभी ग्रेटा थनबर्ग को लेकर के आते हैं, कभी मियां खलीफा को लेकर के आते हैं, कभी फवाद हुसैन को लेकर के आते हैं, कभी मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाड़ी को लेकर के आते हैं, कभी पन्नू जैसों को लेकर के आते हैं, और आराम से उन्हें यह लगता है कि उनकी सियासत तो चमकती रहेगी, चमकती रहेगी, चमकती ही जली जाएगी। लेकिन अरविंद जी, हिजाब के नाम पर क्या वाकई में सियासी तौर पर किसी को फायदा मिलेगा? अगर मिलेगा तो फिर इसके डायनेमिक्स, सोशल डायनेमिक्स क्या हैं? देखिए, हिजाब की वकालत में जो लोग सामने आए हैं, ज्यादा मुस्तैदी से मैं कहूँगा, जिस तरह से हिजाब का फैसला हुआ उसके पक्षधर हम भी नहीं है, या उसके बाद जो
संघ के लोगों ने वहां कराया अपने गुंडों से, वो तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन हिजाब के पक्ष में जो लोग अचानक मेढक की तरह निकल के आ गए हैं जाने कहां से, ये वही लोग हैं जो मुसलमान समाज में अशिक्षा के लिए ज्यादा जिम्मेवार है। सरकार भी जिम्मेवार है, लेकिन ये वही नेता हैं जो मुस्लिम समाज में औरतों की बदहाली के लिए, अशिक्षा के लिए ज्यादा जिम्मेवार है। तो इनकी बातों पे बहुत ज्यादा गौर करने की जरूरत नहीं है। मैं ये मान रहा हूं, और अभी मेरी चिंता ये है कि ठीक चुनाव के समय अगर ये मसला उठ गया है तो इससे जिनको 15% या 20, जो 80 और 15 और 20 की बात कर रहे थे लोग चुनाव में, तो 20 वाला जिसको वोट मिलेगा वो तो अपनी जगह है, लेकिन जो 80 वोट को टारगेट कर रहा है वो ज्यादा बड़ा गुनाहगार है। और मुझे अभी भी लग रहा है कि कर्नाटक सरकार का फैसला इस 80 को पोलराइज करने के लिए ही हुआ है। उसको लड़कियों की शिक्षा से या हिजाब से कोई ज्यादा परेशानी नहीं थी। वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को टारगेट कर रहा है और उत्तर प्रदेश के अगले फेज के चुनाव का। 20 वाले की चिंता इसमें कम है। क्या कर्नाटक में बैठ करके कोई सियासी दूरबीन लगी हुई थी? इस दूरबीन से उत्तर प्रदेश को देखा गया है, जैसा कि अरविंद जी कह रहे हैं। यानी जो कर्नाटक में कर्नाटक एजुकेशन एक्ट, ये जो आप इम्पोज करने की आप लोगों ने कोशिश की है, इसके पीछे 80 बनाम 20 में ये 80 वाली लड़ाई है और आपके फोकस में ये 80% है। लेकिन याद रखिएगा, ऐसी चीजें बूमरैंग भी कर जाती हैं। नहीं, मुझे सब ध्यान है और न्यायालय में मामला है, इस पे टिप्पणी करना मेरा अभी ठीक नहीं है। लेकिन मैं एक आपको थोड़ा अलग बताता हूं। मैंने कई डिबेट में लगातार मैं कह रहा हूं कि मैं जामिया मिलिया इस्लामिया से मैंने पढ़ाई करी है और मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया को बहुत नजदीक से राशिद भाई देखा है। मैं 15 साल पीछे की बात कर रहा हूं। मैं जिस डिपार्टमेंट में था, मेरे विश्वविद्यालय में, मैंने कभी किसी लड़की को हिजाब पहनते हुए नहीं देखा। और जो इस वक्त सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा हिजाब को लेकर लड़ाई लड़ रही है, देखा है तो आपने हिजाब देखा है नहीं देखा, लेकिन ये तो बता दीजिए, जिन्ना और आजादी के नारे ये देखे या नहीं देखे हैं? सुन लीजिए, मैं उसी को, जो लोग इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा दीपक झा की विचारधारा वाले लड़ाई लड़ रही हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, महिलाएं, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूंगा, उनमें से कोई हिजाब नहीं पहनता है। और जिना को कौन लेके आया है? जिना को अखिलेश लेके आए इस चुनाव में। जिना को किसने याद किया है? जिना को बार बार कौन याद करता है? ये आपने और हमने देखा है। लेकिन क्या आप उन जर्नलिस्टों से भी सवाल करिए, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप भी जानते हैं कि अभी ट्विटर पे नाम लेने में मीडिया के प्लेटफॉर्म पे सबसे बड़ी बातें करने वाली वो महिलाएं, क्या कभी हिजाब पहना उन्होंने? आज केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भी ये कहा है कि निहित स्वार्थ के लिए भारत में महिलाओं को काले युग में ले जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दीपक झा जी, के केस में हुआ, लेकिन दीपक झा जी, मैं अरविंद जी की हम पीछे नहीं जाते, एक बात दोनों ने, लेकिन दीपक झा जी देश के जाने माने शायर हैं, नाम है मुनव्वर राना। शायर कहते हैं, शायर मुनव्वर राना कहते हैं, जैसे कैरम बोर्ड में डबल और ट्रिपल शॉट लगाया जाता है, जिसमें एक गोटी इधर भागती है, दूसरी उधर भागती है, लेकिन हर किसी की नजर जो होती है लाल गोटी पर होती है, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं क्वीन। क्या ये माना जाए कि हिजाब की गोटी आपके लिए ऐसी है? आप लोग डबल शॉट लगा रहे हैं, आप ट्रिपल शॉट लगा रहे हैं। देखिए मुनव्वर, सुनिए, मुनव्वर राणा क्या है? शायर हैं। इस देश के कर्ता धर्ता नहीं है, संविधान निर्माता नहीं है वो। देश मुनव्वर राणा के विचार से या दीपक झा के विचार से या आपके विचार से नहीं चलेगा। हम डिस्कस कर सकते हैं, हम डिस्कस कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, विमर्श कर सकते हैं, लेकिन सुन लीजिए, एक व्यक्ति पागल विकसित हो चुके हैं। यासिर जिलानी लगता है अपना मानसिक शांति खोज चुके हैं यासिर जिलानी जी, इसलिए इनको शांति से जाएं। ये हार है इनकी भौकलाहट यहाँ पे। मानसिक स्थिति को ठीक करने के लिए आप पहाड़ों पे जाते हैं, हम लोगों के बीच में होते हैं, हम गली मोहल्लों में होते हैं। पहाड़ सुंदरता है, पहाड़ ग्राउंड रियलिटी पे बात करते हैं, हम मुसलमान बस्तियों में जाते हैं, बैठ के उनके विकास के लिए बात करते हैं। पैदा करेंगे, जहर बोएंगे तो मैं होने नहीं दूंगा। इंडिया न्यूज के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, धमकी दे रहा हूँ, अगर इस तरह से आप जहर बोएंगे तो आपको देश छोड़ेगा नहीं, देश माफ नहीं करेगा। हिंदुस्तान का मुसलमान, हिंदुस्तान का हिंदू आपको छोड़ेंगे नहीं। इस तरह से आप जहर बोएंगे, हिंदू मुसलमान की बात करते तो देश में आपकी तरफ भेष नहीं बदलते। बताया
हालांकि सुप्रीम कोर्ट का, हमारे संविधान का रूल है कि देश संविधान और के स्टेट रूल के अपने हिसाब अकॉर्डिंग से की बात कानून नहीं कर बना रहा मैं। सकते हैं। उन आप लोगों कानून के सवाल न जाने आप लोगों को अंदाजा भी हो पाता है नहीं हो पाता है। मेरे डिबेट का वक्त तो पूरा हो गया है, ठीक है, चिलचिलाहट आप कर लें, लेकिन न जाने आप लोगों को अंदाजा हो पाता है नहीं हो पाता है कि हिजाब जैसा विवाद जब आगे बढ़ने लगता है तो फिर इसकी वजह से देश का माहौल कितना खराब होता है। आप सभी का शुक्रिया, आप सभी का शुक्रिया। लेकिन ये जाने कि देश का माहौल कितना ज्यादा खराब होने लगता है कैसे वक्त में, जब अगर देश की एक एक्ट्रेस ये कहने लगे कि अगर हिजाब पर पाबंदी है तो पगड़ी पर, सिखों की पगड़ी पर क्यों नहीं। कोई इस तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करने लगता है कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर भगवा पहन लेता है तो फिर हिजाब क्यों नहीं। अगर इस तरह की डिफिनीशन सामने आने लगे तो अपने आप में वाकई देश के लिए खतरा सा पैदा होता है। खतरा इसलिए क्योंकि इस्लाम में जो इस्लाम के 5 सिद्धांत हैं, नमाज, रोजा, ज़कात, कलमा और हज, कहीं पर भी हिजाब नहीं है। लेकिन यह समझाने के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा, कोई ये बताने के लिए भी आगे नहीं आ रहा कि क्या पीएफआई या कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी। कोई ये बताने के लिए भी आगे नहीं आ रहा कि हिजाब के नाम पर हिंदू मुसलमान की आग आखिरकार कब तक भड़की रहेगी। कोई इस बात को रोकने के लिए नहीं आ रहा कि एक हिजाबी देश की प्रधानमंत्री बनेगी। देश के लिए बिजली, सड़क, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान की बात कब होगी, किसान की बात कब होगी, जेब की बात कब होगी, गैस सिलेंडर की बात कब होगी, किचन की बात कब होगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। इससे ऊपर हिजाब की आग है, आग में घी झोंकने की कोशिश हर कोई कर रहा है। लेकिन याद रखिएगा, जो आग में घी डालने की कोशिश करता है यही आग सुलग करके किसी के हाथ भी जला लेती है। ये चाहे सियासी हाथ हो या फिर देश का माहौल खराब करने वाले हाथ, क्योंकि भारत एक ऐसा मुल्क है जहां पर वसुधैव कुटुंबकम का नारा लगाया जाता है, जहां पर यह कहा जाता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक हैं, और जहां के लिए यह कहा जाता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं